हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए थर्ड ईयर के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो की सीरीज़ के अंतर्गत हम इस क्लास को आज बीए थर्ड ईयर के लिए उनके फर्स्ट पेपर के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको पहली वीडियो दी थी एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से, फिर दूसरी वीडियो मैंने आपको दी थी कि आप व्याख्या वाले प्रश्नों को ज़रा एक बार समझ लें कैसे करना है, और तीसरी क्लास मैंने दी है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या प्रमुख विशेषताएँ। और उम्मीद करता हूँ इन तीनों क्लासों को आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे। आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो भी अज्ञेय पर है, और अज्ञेय पर ये हमारा पहला और शायद अंतिम सवाल होगा, क्योंकि आपके गेस्ट पेपर में और आपकी गाइड में अज्ञेय पर क्वेश्चन बड़े लिखे हैं, छोटे लिखे हैं, लेकिन थोड़ा गड्ढमड करके जैसा भी है वो सही लिखा हुआ है। तो इसलिए हम अज्ञेय पर एक सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल उठा रहे हैं मतलब एक सवाल ले रहे हैं, उन पर कोई सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन पर कोई सवाल उठाऊँ। सवाल उठाने का मतलब क्या हुआ कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अज्ञेय पर, और वो है अज्ञेय की कविता में आधुनिक बोध और अज्ञेय का काव्य शिल्प। इन दोनों चीज़ों को मैं एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। प्रायः दोनों चीज़ें एक साथ ही पूछी जाती हैं। हो सकता है कि कोई एक छोटे क्वेश्चन में उनका भावबोध पूछ लिया जाए और बड़े क्वेश्चन में उनका काव्य शिल्प पूछ लिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो मैंने इस दृष्टिकोण से विचार किया, अगर दोनों को मैं एक में डाल दूँ तो अगर एक में आएगा तो आप एक में लिख देंगे, और अलग अलग आ गया अगर तो आप इसे अलग अलग भी लिख सकेंगे। अगर केवल ये पूछ लिया जाएगा कि अज्ञेय कविता में आधुनिक भावबोध और संवेदना किस प्रकार से है, तो आप ये अलग लिख दीजिएगा, और ये पूछा गया कि अज्ञेय की काव्य शिल्प पर आप बात कीजिए तो आप वो अलग लिख सकते हैं। हालांकि मैं अभी फिलहाल दोनों को एक क्वेश्चन में बना रहा हूँ। ठीक, तो चलिए, जिस वजह से मैंने पिछली क्लास ली है उसी स्पीड में मैं थोड़ा बोलूँगा आपको, और आप लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए, पहले हम भूमिका बनाएंगे, यानी प्रस्तावना लिखेंगे, फिर कुछ हेडिंग्स में अपनी बात कहेंगे, उदाहरण देंगे, और अंत में हम लिखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना लिखेंगे आप पैरा बना करके। यहाँ यह स्पष्टीकरण जरूरी है कि आधुनिकता समय सापेक्ष है और मूल्य बोधक भी। यहाँ यह स्पष्टीकरण जरूरी है कि आधुनिकता समय सापेक्ष है और मूल्य बोधक भी। आधुनिकता परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करती। आधुनिकता परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करती, उससे प्रश्न करती है। उससे प्रश्न करती है। आधुनिकता रीति या रूढ़ के विरुद्ध है। आधुनिकता रीति या रूढ़ के विरुद्ध है तथा उसमें विद्रोह और विक्षोभ का अनुभव भी शामिल है। अज्ञेय जैसे कवि के लिए प्रेम सामान्य प्रेम नहीं, दुख सामान्य दुख नहीं, और प्रकृति भी वह नहीं जो दूसरों के लिए है। और प्रकृति भी वह नहीं जो दूसरों के लिए है। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आप डालेंगे पहली हेडिंग समय का बोध, क्योंकि हम आधुनिक बोध और संवेदना की बात करेंगे पहले, उसके बाद हम काव्य शिल्प की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग पहली, समय का बोध। आधुनिक औद्योगिक बस्तियां पहाड़ियों से घिरी छोटी सी घाटी में विकर्षण पैदा करती हैं।
विकर्षण मतलब आकर्षण का उल्टा। आधुनिक औद्योगिक बस्तियां पहाड़ियों से घिरी छोटी सी घाटी में विकर्षण पैदा करती हैं तथा चिमनियां दिन रात धुआं उगलती हैं। तथा चिमनियां दिन रात धुआं उगलती हैं। यह भी एक ऐसा समय है। अज्ञेय कहते हैं, डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। क्रौंच बैठा हो कभी बल्मीक पर, क्रौंच बैठा हो कभी बल्मीक पर। सेकंड लाइन, तो मत समझ, तो मत समझ। थर्ड लाइन, वह अनुष्टुप बाँचता है संगिनी के स्मरण में, वह अनुष्टुप बाँचता है संगिनी के स्मरण में। और अंतिम लाइन, जान ले वह दीपकों की टोह में है, जान ले वह दीपकों की टोह में है। फुल स्टॉप, इन्होंने कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अज्ञेय जी समय को स्थूल रूप में प्रत्यक्ष नहीं करते। अज्ञेय जी समय को स्थूल रूप में प्रत्यक्ष नहीं करते। समय के बदलने के साथ प्रेम, प्रकृति और अन्य जीवनानुभवों का अर्थ कैसे बदल जाता है यह दिखाते हैं। और अन्य जीवनानुभवों का अर्थ कैसे बदल जाता है यह दिखाते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के इन्होंने के अंदर हम लिखेंगे उदाहरण। जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो कली खिलेगी जहाँ खिली। सेकंड लाइन, जो फूल जहाँ हैं। थर्ड लाइन, जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित। फोर्थ लाइन, मैं उसे वहीं पर, मैं उसे वहीं पर। पांचवी लाइन, हे महाबुद्ध अर्पित करती हूं तुझे, हे महाबुद्ध। और अंतिम लाइन, अर्पित करती हूं तुझे। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। और अगली हेडिंग लिखेंगे स्वाधीन चेतना, स्वाधीन चेतना। रचनात्मक स्वाधीनता के संकेत अज्ञेय की आरंभिक कविताओं में भी मिलते हैं। रचनात्मक स्वाधीनता के संकेत अज्ञेय की आरंभिक कविताओं में भी मिलते हैं। जब वे लिखते हैं, डैश करके एक लाइन छोड़ के उदाहरण लिखेंगे। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। सखी आ गए नीम को बौर, सखी आ गए नीम को बौर। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। तो वे परंपरा से हटते दिखते हैं क्योंकि बौर का संबंध नीम से जोड़ने के पीछे अभिव्यक्ति की नई आजादी का बोध है। क्योंकि बौर का संबंध, हालांकि बौर का संबंध आम से होता है, बौर कहाँ आते हैं, आम में आते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, स्वाधीन चेतना दिखा रहे हैं। नीम से जोड़ने के पीछे अभिव्यक्ति की नई आजादी का बोध है। सत्य का अन्वेषण एक ऐसा अभिप्राय है जिसमें अज्ञेय की स्वाधीन चेतना का अनुभव किया जा सकता है। सत्य का अन्वेषण एक ऐसा अभिप्राय है जिसमें अज्ञेय की स्वाधीन चेतना का अनुभव किया जा सकता है। अब अगली हेडिंग लिखेंगे व्यक्तित्व की खोज, व्यक्तित्व की खोज। अज्ञेय दूसरों के दिए सत्य पर निर्भर नहीं है। अज्ञेय दूसरों के दिए सत्य पर निर्भर नहीं हैं। सत्य की नई नई खोज करते रहते हैं।
सत्य की नई नई खोज करते रहते हैं। कभी यही खोज व्यक्तित्व की खोज का रूप ले लेती है। कभी यही खोज व्यक्तित्व की खोज का रूप ले लेती है। उदाहरण लिखेंगे, इन्होंने कहा के अंदर लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, मेरे छोटे घर कुटीर का दिया। मेरे छोटे घर कुटीर का दिया, दिया मतलब दीपक। सेकंड लाइन, तुम्हारे मंदिर के विस्तृत आंगन में। तुम्हारे मंदिर के विस्तृत आंगन में। थर्ड लाइन, सहमा सा रख दिया। सहमा सा रख दिया। ठीक, अब चलेंगे हम फुल स्टॉप करके इन्होंने कहा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, प्रकृति और प्रेम का नया भावबोध। प्रकृति और प्रेम का नया भावबोध। अज्ञेय आधुनिक बोध और संवेदना के कवि हैं। अज्ञेय आधुनिक बोध और संवेदना के कवि हैं। इसे हम और अधिक तीव्रता से अनुभव तब कर सकेंगे जब प्रकृति और प्रेम दोनों का एक सर्वथा नया बोध उनकी कविताओं में देखेंगे। प्रकृति और प्रेम दोनों का एक सर्वथा नया बोध उनकी कविताओं में देखेंगे। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। पार्श्वगिरि का नम्र चीड़ों में। पार्श्वगिरि का नम्र चीड़ों में। सेकंड लाइन, डगर चढ़ती उमंगों सी। डगर चढ़ती उमंगों सी। थर्ड लाइन, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा। बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा। फोर्थ लाइन, बिहग शिशु मौन नीड़ों में। बिहग शिशु, बिहग माने पक्षी। बिहग शिशु मौन नीड़ों में। नीड़ मतलब घर, घोंसला। बिहग शिशु मौन नीड़ों में। और अंतिम लाइन, मैंने आंख भर देखा। मैंने आंख भर देखा। ठीक, फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण इसमें और लिखेंगे, आपको इन दोनों में जो आसानी से याद हो जाए वो लिख देंगे। दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा। एक लाइन छोड़ेंगे, इन्होंने कहा हम दूसरा उदाहरण लिखेंगे। दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा। सेकंड लाइन, क्षितिज ने पलक सी खोली। क्षितिज ने पलक सी खोली। थर्ड लाइन, तमक कर दामिनी बोली। दामिनी मतलब बिजली। तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद। फुल स्टॉप करके नोट का क्लोज कर देंगे। दो उदाहरण हैं जो आसानी से आपको याद हो जाए वो लिख देंगे, और दोनों अगर आपको याद हो सके और टाइम हो आपके पास तो आप दोनों लिखिएगा। चलिए फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, सौंदर्य और प्रेम का आधुनिक भावबोध। सौंदर्य और प्रेम का आधुनिक भावबोध। इसमें लिखेंगे आप, अज्ञेय के लिए प्रेम वह अनुभव है। अज्ञेय के लिए प्रेम वह अनुभव है जिसमें अभिमान की कसक रोने नहीं देती। जिसमें अभिमान की कसक रोने नहीं देती, अर्थात भावुकता पर नियंत्रण सा बना रहता है। अज्ञेय बार बार कहते हैं, कितनी ही कविताओं में कहते हैं कि प्रेम के क्षण दोहराए नहीं जाते, क्योंकि अज्ञेय जी के लिए प्रेम बिना आशा,
बिना आकांक्षा के भी संभव है, क्योंकि अज्ञेय जी के लिए प्रेम बिना आशा और बिना आकांक्षा के भी संभव है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे नोट कामा के अंदर। ओ प्यार कहो है इतना धीरज, ओ प्यार कहो है इतना धीरज, चलो साथ। सेकंड लाइन चलो साथ। फर्स्ट लाइन लिखेंगे ओ प्यार कहो है इतना धीरज, सेकंड लाइन चलो साथ। थर्ड लाइन यूं बिना आशा आकांक्षा, और अंतिम लाइन गहे हाथ। ओ प्यार कहो है इतना धीरज, चलो साथ, यूं बिना आशा आकांक्षा, गहे हाथ। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अज्ञेय के लिए सौंदर्य की ऐन्द्रिक अनुभूति भी, अज्ञेय के लिए सौंदर्य की ऐन्द्रिक अनुभूति भी उनके अनुभव में कुछ नया जोड़ती है, उनके अनुभव में कुछ नया जोड़ती है। यह आधुनिक संवेदना के ही कारण है, यह आधुनिक संवेदना के ही कारण है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। बेल सी वह मेरे भीतर उगी है, बढ़ती है, बेल सी वह मेरे भीतर उगी है, बढ़ती है। सेकंड लाइन उसकी कलियां हैं मेरी आंखें, उसकी कलियां हैं मेरी आंखें। और अंतिम लाइन फूल अरे यह दिल में क्या खिलता है, फूल अरे यह दिल में क्या खिलता है। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे आप आत्मदान का आधुनिक भावबोध, आत्मदान का आधुनिक भावबोध। अपने लिखे हुए को भी मिटाते चलना, अपने लिखे हुए को भी मिटाते चलना, अज्ञेय जैसे कवि के लिए यह भी आत्मदान ही है, अज्ञेय जैसे कवि के लिए यह भी आत्मदान ही है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मैं सच लिखता हूँ, मैं सच लिखता हूँ। सेकंड लाइन लिख लिख कर सब, थर्ड लाइन झूठा करता जाता हूँ। मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब, झूठा करता जाता हूँ। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। यह निस्संगता आधुनिक भावबोध है, यह निस्संगता, यह निस्संगता आधुनिक भावबोध है। अज्ञेय के यहां मृत्यु का वर्ण है, डर नहीं है, अज्ञेय के यहां मृत्यु का वर्ण है, डर नहीं है। मृत्यु का स्वीकार एक आधुनिक कवि का स्वीकार है, मृत्यु का स्वीकार एक आधुनिक कवि का स्वीकार है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। सागर को प्रेम करना, इन्होंने कॉमा में लिखेंगे सागर को प्रेम करना। सेकंड लाइन मरण की प्रच्छन्न कामना है, मरण की प्रच्छन्न कामना है। थर्ड लाइन मरण अनिवार्य है। फोर्थ लाइन प्रेम, और अंतिम लाइन स्वच्छंद वर्ण है, स्वच्छंद वर्ण है। सागर को प्रेम करना मरण की प्रच्छन्न कामना है, मरण अनिवार्य है, प्रेम स्वच्छंद वर्ण है। फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा करेंगे, क्लोज। तो ये देखा मैंने अज्ञेय का आधुनिक भावबोध और उनकी संवेदना। अज्ञेय का आधुनिक भावबोध और संवेदना अगर आपको लिखने को आए केवल, तो आप इतना लिखेंगे। अब इसमें हम जोड़ रहे हैं दूसरी चीज, उनका काव्य शिल्प। अब काव्य शिल्प के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, हम उनकी काव्य भाषा देखेंगे और उनका हम काव्य शिल्प देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन अलग से आता है कोई आपका कि अज्ञेय की काव्य भाषा पर आप बात करिए, तो आप काव्य भाषा और काव्य शिल्प की बात करके अपना काम
खत्म कर देंगे। अगर अज्ञेय का आधुनिक भावबोध आता है अलग से तो आप अलग कर देंगे। अगर दोनों को संयुक्त रूप से पूछ लेता है तो दोनों को आप संयुक्त रूप से भी लिख सकते हैं। संयुक्त रूप से पूछेगा तो बड़े सवाल के रूप में पूछेगा, और आधुनिक भावबोध को पूछेगा तो छोटे सवाल के रूप में पूछेगा, लेकिन काव्य शिल्प को पूछेगा तो बड़े सवाल के रूप में वो पूछ सकता है आपसे। ठीक, तो चलिए अब हम बात करेंगे उनकी काव्य भाषा और उनके काव्य कौशल और काव्य शिल्प पर। चलिए, अज्ञेय काव्य के एक प्रमुख आलोचक, अज्ञेय काव्य के एक प्रमुख आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी के इस कथन पर ध्यान दें। राम स्वरूप चतुर्वेदी के इस कथन पर ध्यान दें। डैश करके उनको लिखेंगे, प्रयोगवाद में अज्ञेय के माध्यम से, प्रयोगवाद में अज्ञेय के माध्यम से काव्य भाषा का पुनर्सृजन आरंभ होता है। अज्ञेय के माध्यम से काव्य भाषा का पुनर्सृजन आरंभ होता है। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। अज्ञेय का कवि कर्म अपने विकास की अवस्था में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा है, त्यों-त्यों सर्जनात्मक क्षमता और भाषा संवेदना दोनों दृष्टियों से समृद्धतर होता गया है। भाषा संवेदना, सर्जनात्मकता और भाषा संवेदना दोनों दृष्टियों से समृद्धतर होता गया है। तार सप्तक में अज्ञेय कहते हैं, डैश करके कथन लिखेंगे अज्ञेय का, काव्य सबसे पहले शब्द है, काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है, और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। फुल स्टॉप उनकामा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अज्ञेय के लिए काव्य भाषा कवि कर्म का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। काव्य भाषा की सर्जनात्मक विशिष्टता उनकी लंबी कविता, काव्य भाषा की सर्जनात्मक विशिष्टता उनकी लंबी कविता असाध्य वीणा में सर्वाधिक प्रकट रूप में दिखाई पड़ती है। डेस्क के उदाहरण लिखेंगे, डूब गए सब एक साथ, डूब गए सब एक साथ। अगर आपने साध्य वीणा पढ़ी होगी तो समझ में आया होगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। डूब गए सब एक साथ। सेकंड लाइन, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। होता क्या है मैं बता दूं आपको। असाध्य वीणा एक वीणा होती है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, शायद पढ़ा हो आपने। लंबी कविता है, आईएएस में, यूपीएससी, नेट, जितनी बड़ी परीक्षाएं हैं वहाँ सब के सिलेबस में है ये। तो एक राजा होते हैं, उनके यहाँ एक वीणा रखी रहती है। उस वीणा को बजाने के लिए बहुत बड़े बड़े कलावंत सिद्ध साधक आते हैं, लेकिन कोई उसे बजा नहीं पाता है। तो राजा रानी बड़े निराश रहते हैं, दरबारी लोग, कि कभी तो कोई बजे ये वीणा। तो फाइनली अंत में एक व्यक्ति आता है जिसके बड़े लंबे बाल हैं, बहुत दिनों से नहाया नहीं है वो आया है और वो कहता है मैं वीणा को। तो राजा कहते तुम वीणा बजा सकते हो क्या? तो कहता है नहीं, वीणा को मैं बजा तो नहीं सकता हूँ, हाँ प्रार्थना करूँगा कि बच जाए तो ठीक है। तो वो तमाम, फिर बहुत लंबी कविता है, आप किसी दिन पढ़िए गूगल पर, अगर किताब ना हो तो गूगल पर पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगी कविता पढ़ करके, आपको लगेगा कि अज्ञेय कितना बड़ा कवि है इसी एक कविता से, असाध्य वीणा से। तो फिर धीरे धीरे फाइनली क्या होता है कि वो जो असाध्य वीणा होती है वो बजने लगती है, कुछ करता नहीं है, वो छूता तक नहीं है असाध्य वीणा को, उस वीणा को छूता तक नहीं है वो सिर्फ उसके पास बैठता है, उसका आवाहन करता है, उसका आराधन करता है और कविता से स्वर निकलने लगते हैं। तो कविता स्वर जब निकलते हैं तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, बिल्कुल वही बात असाध्य वीणा में अज्ञेय दिखाते हैं।
और वही यहाँ पर कह रहे हैं कि डूब गए सब एक साथ, यानी जब वीणा बजी तो उसके वादन के आनंद में डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, लेकिन डूबे तो सब एक साथ उस आनंद में, लेकिन सबको आनंद अलग अलग मिला। किसान को उसका अलग आनंद मिला, लेबर को उसका आनंद अलग मिला, श्रमिक को अलग मिला, राजा को अलग मिला, रानी को अलग मिला, स्त्री को अलग मिला, पुरुष को अलग मिला, दरबारी को अलग मिला, यानी जितने लोग थे, मछुआरे को उसका अलग मिला, नाव चलाने वाले नाविक को उसका आनंद अलग मिला। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, मैंने शॉर्ट में आपको बताई ये बात कि डूब गए सब एक साथ, सेकंड लाइन सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, फुल स्टॉप, नोट कामा, क्लोज। अगली हेडिंग आप लिखेंगे काव्य बिंब। काव्य बिंब, काव्य भाषा को संगठित करने वाले उपादान के रूप में बिंब महत्वपूर्ण है। एक बात यह समझ लें कि बिंब इमेज शब्द के अर्थ में क्रमशः विकसित हुआ है। परंतु आज की समीक्षा में उसका चित्रात्मकता वाला अर्थ गौड़ हो गया है। अज्ञेय के संवेदनात्मक बिंब, यथार्थ बिंब, स्मृति बिंब, संश्लिष्ट तथा विखंडित बिंब का सौंदर्य पूरी तरह से समझ में आता है। पहाड़ी यात्रा का एक बिंब द्रष्टव्य है। पहाड़ी यात्रा का एक बिंब द्रष्टव्य है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, मेरे घोड़े की टाप, सेकंड लाइन, चौखटा जड़ती जाती है। चौखटा जड़ती जाती है। थर्ड लाइन, आगे के नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास, आगे के नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास। फोर्थ लाइन, मैं एक चित्र में, अंतिम लाइन, लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूं। लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूं। फुल स्टॉप, उनका मैं क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, स्मृति बिंब की दृष्टि से एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत है। स्मृति बिंब की दृष्टि से एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत है। क्षण भर अनायास, उदाहरण लिखेंगे उनका लगा करके, क्षण भर अनायास। सेकंड लाइन, हम याद करें। क्षण भर अनायास हम याद करें। थर्ड लाइन, चीड़ों का वन, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े। थर्ड लाइन, गीली हवा नदी की फूले नथुने, गीली हवा नदी की फूले नथुने। और अंतिम लाइन, डाकिये के पैरों की चाप, डाकिये के पैरों की चाप। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, दृश्य बिंब का उदाहरण। दृश्य बिंब का उदाहरण, ये तुम्हारे नाम की दो बत्तियां हैं, ये तुम्हारे नाम की दो बत्तियां हैं। सेकंड लाइन, धूप की। थर्ड लाइन, डोरियां दो गंध की, डोरियां दो गंध की। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे। और अब हेडिंग डालेंगे आप, काव्य प्रतीक। काव्य प्रतीक, प्रत्येक प्रतीक मूल रूप में बिंब ही होता है। प्रत्येक प्रतीक मूल रूप में बिंब ही होता है तथा क्रमशः विकसित होते होते वही प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तथा क्रमशः विकसित होते होते वही प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
प्रतीक परंपरा के निकट जाकर समाज का जाना पहचाना विचार बन जाता है। प्रतीक परंपरा के निकट जाकर समाज का जाना पहचाना विचार बन जाता है। अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप में डैश करके नीचे लिखेंगे द्वीप वैयक्तिकता का प्रतीक है। द्वीप डैश करके लिखेंगे वैयक्तिकता का प्रतीक है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे धारा सामाजिकता का प्रतीक है। तथा बावरा अहेरी कविता में अहेरी सूर्य का प्रतीक है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। अब लिखिए उदाहरण आप। भोर का बावरा अहेरी हम लिखेंगे भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनियां। भोर का बावरा अहेरी सेकंड लाइन पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनियां। पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। पर जब खींचता है जाल को अंतिम लाइन बांध लेता है सभी को साथ। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे अज्ञेय ने विभिन्न स्थलों पर रहस्यवादी प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। रहस्यवादी प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। जैसे डैश करके उदाहरण लिखेंगे अरे कब से बिचारी मछली। अरे कब से बिचारी मछली सेकंड लाइन फिर अगाध से सागर खोज रही है। फिर अगाध से थर्ड लाइन सागर खोज रही है। फिर अगाध से सागर खोज रही है। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। अगली हेडिंग डालेंगे आप मिथकीयता और काव्य भाषा। मिथकीयता और काव्य भाषा। मिथक को हम पुराण कथा या पौराणिक कल्पना से जोड़ते हैं। मिथक को हम पुराण कथा या पौराणिक कल्पना से जोड़ते हैं। मिथकीयता वह भाषा प्रक्रिया है जिसमें काल का अनुभव दिक् और दिक् का अनुभव काल में बदलता है। मिथकीयता वह भाषा प्रक्रिया है जिसमें काल का अनुभव दिक् माने दिशाएं और दिक् का अनुभव काल में बदलता है। असाध्य वीणा कविता में केशकंबली, वज्रकीर्ति, किरीटी तरु, वासुकी नाग आदि के संदर्भ मिथकीय काव्य भाषा के लिए उपयुक्त संरचना निर्मित करते हैं। यानी असाध्य वीणा में जो शब्द आए हैं केशकंबली, वज्रकीर्ति, किरीटी तरु, वासुकी नाग, ये मिथकीय काव्य भाषा के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिएटिविटी करते हैं, एग्जैक्ट क्रिएशन करते हैं। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे केस कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल। ये असाध्य वीणा की लाइन है। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल। केश कंबली वही जो बजाता है वीणा को, उसका नाम है केश कंबली। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल। सेकंड लाइन धरती पर चुपचाप बिछाया। बहुत एक्सीलेंट कविता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बार आप इसे जरूर पढ़ें। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल। सेकंड लाइन धरती पर चुपचाप बिछाया। थर्ड लाइन बीड़ा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण भींच। बीड़ा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण भींच, प्राण खींच। फोर्थ लाइन करके प्रणाम। फिफ्थ लाइन जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। और अंतिम लाइन उसकी गंध प्रवण शीतलता से, उसकी गंध प्रवण शीतलता से
फण टिका नाग बासुकी सोता था। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग बासुकी सोता था। फुल स्टॉप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे नवीन सादृश्य विधान। नवीन सादृश्य विधान। अज्ञेय जी की कविता में नया सादृश्य विधान काव्य भाषा को, अज्ञेय जी की कविता में नया सादृश्य विधान काव्य भाषा को सर्जनात्मक वैशिष्ट्य देता है। उन्होंने अपनी कविता कलगी बाजरे की कॉमा में करके अंडरलाइन कर दीजिएगा, में घिसे पिटे परंपरागत उपमानों की हंसी उड़ाते हैं। हंसी उड़ाते हैं और नए नए उपमानों की खोज करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लिखेंगे, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है। तुम्हारी देह, सेकंड लाइन, मुझको कनक चंपे की कली है। थर्ड लाइन, दूर से ही। फोर्थ लाइन, स्मरण में भी गंध देती है। स्मरण में भी गंध देती है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। अब डालेंगे अगली हेडिंग आप, अलंकार योजना। अलंकार योजना। अज्ञेय जी ने अलंकारों को अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाया नहीं, बन गए अलग बात है। बन गए अलग बात है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और डैश करके उदाहरण लिखेंगे। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, सबको याद होगा, ये उपमान मैले हो गए हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। पुलिस कॉमा क्लोज कर देंगे। इस आधार पर उन्होंने नए नए उपमाओं की खोज की। इस आधार पर उन्होंने नए नए उपमानों की खोज की। जैसे डैश करके लिखेंगे रोमन में फर्स्ट, यानी अब 2-3 उदाहरण देंगे हमने यहाँ पर। तो फर्स्ट लिखेंगे रोमन में फर्स्ट, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा। बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा। दूसरा लिखेंगे रोमन में दूसरा, वासना के पंख सी फैली हुई। वासना के पंख सी फैली हुई। फुल स्टॉप कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे रूपक अलंकार। भोर का बावरा अहेरी। भोर का बावरा अहेरी। सेकंड लाइन, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनियां। पहले बिछाता है आलोक की, थर्ड लाइन, लाल लाल कनियां। फुल स्टॉप कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे आप प्रगीतात्मकता। प्रगीतात्मकता। अज्ञेय काव्य शिल्प की सिद्धि के कवि हैं। अज्ञेय काव्य शिल्प की सिद्धि के कवि हैं। वे मानते हैं, डैश करके लिखेंगे, कि कविता एक तरफ छंद के बंधन को तोड़ती है। डैश करके कॉमा के अंदर लिखेंगे, कविता एक तरफ छंद के बंधन को तोड़ती है, दूसरी तरफ वह संगीत यानी गेय तत्व को अधिक अपनाना चाहती है। दूसरी तरफ वह संगीत यानी गेय तत्व को अधिक अपनाना चाहती है। फुल स्टॉप कॉमा क्लोज कर देंगे।
इस प्रकार अज्ञेय के यहाँ गीत भी हैं तथा गीत के ढांचे के बिना लय भी है और संगीत का रचाव भी है। तथा गीत के ढांचे के बिना मतलब आपको लगेगा नहीं कि गीत जैसा दिख रहा है, उसके बिना भी लय भी है और संगीत का रचाव भी है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, पूर्णिमा की चांदनी सोने नहीं देती, पूर्णिमा की चांदनी सोने नहीं देती। सेकंड लाइन, निशा के उर में बसे आलोक सी है व्यथा व्यापी, निशा के उर में बसे आलोक सी है व्यथा व्यापी। थर्ड लाइन, प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती, प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती। फुल स्टॉप का क्लोज कर देंगे। असाध्य वीणा से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। एक उदाहरण और लिखेंगे, आपको जो दोनों में शायद हो जाए वो लिख देंगे। असाध्य वीणा से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, डैश करके इन्होंने का मगंद लिखेंगे, तू उतर बीन के तारों में, तू उतर बीन के तारों में। सेकंड लाइन, अपने से गा, अपने से गा। थर्ड लाइन, अपने को गा। फोर्थ लाइन, तू गा, तू गा, तू गा, तू गा। अंतिम लाइन, तू सन्निधि पा, तू सन्निधि पा। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, नाटकीयता। अज्ञेय की कविताओं में नाटकीयता अत्यंत सीमित रूप में है। वह कथन की भंगिमा के रूप में दिखाई पड़ती है। उनकी लंबी कविता असाध्य वीणा में उच्च कोटि की नाटकीयता के निदर्शन होते हैं। उनकी लंबी कविता असाध्य वीणा में उच्च कोटि की नाटकीयता के निदर्शन होते हैं। अज्ञेय की उधार नामक कविता से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। अज्ञेय की उधार नामक कविता से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। इन्होंने कहाँ लिखेंगे लाइन छोड़ करके, सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी, सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। सेकंड लाइन, और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी, और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। अब एक लाइन छोड़ करके हम लिखेंगे निष्कर्ष। अज्ञेय आधुनिक भावबोध के ऐसे कवि हैं, अज्ञेय आधुनिक भावबोध के ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य भाषा और काव्य शिल्प की दृष्टि से, जिन्होंने काव्य भाषा और काव्य शिल्प की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी कविता को नई समृद्धि दी है, खड़ी बोली हिंदी कविता को नई समृद्धि दी है। अज्ञेय की आत्मचेतना, अज्ञेय की आत्मचेतना बिंब, प्रतीक, मिथक और नवीन सादृश्य विधान के साथ एक विशेष संबंध बनाती है। एक विशेष संबंध बनाती है जिससे आदर्श काव्य भाषा और शिल्प का संगठन संभव होता है, जिससे आदर्श काव्य भाषा और शिल्प का संगठन संभव होता है। हमारे विद्यार्थी हमारे साथ इतनी देर तक बने रहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसलिए हम अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति आभारी हैं। एक अध्यापक प्राध्यापक होने के नाते मैं अपने उन विद्यार्थियों के प्रति बहुत आभारी हूँ जो सच में पूरा मन लगा करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने माता पिता की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से कमा धमा करके हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियंस हमारी मदद करते हैं, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फीस, कमरे का किराया, कापी किताब, खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन हमें आराम से देखने की कोशिश उनकी लगातार जारी रहती है। तो मेरी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा भरसक प्रयास करें।
तो इस भरसक प्रयास के लिए मैं पुनः आपको एक बार साधुवाद देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। तो बस ऐसे ही मस्ती से पढ़ते लिखते रहिए और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आएगी, आपको अच्छी लगेगी। आपको हमसे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करना हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक बात मैं कहूँगा, अब BA थर्ड ईयर के अन्य विद्यार्थी जो इस ग्रुप से ना जुड़े हों, कृपया उन्हें इस ग्रुप से जोड़ दें या उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी माध्यम से उन तक हमारी ये क्लास पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो सके। चलिए अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।